एक प्रॉब्लम बहुत धीमी आवाज में शुरू करते हैं कि कैसे वो दिखने में बड़ा छोटा सा है और है बड़ा सुंदर प्रॉब्लम। तो कैसे उसमें सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये यूज होता है और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज होता है, एनर्जी यूज होती है। तो सारी चीजें कैसे धीमे धीमे हम एक एक स्टेप कैसे प्रॉब्लम बनता है उसकी शुरुआत करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये एल शेप का एक सिस्टम है, दूसरा भी एल शेप का एक सिस्टम है। इन दोनों को जोड़ करके मैं ये बना लेता हूं। ठीक है। हाँ, इन दोनों के मासेस सेम है, 2 kg 2 kg, 1 मीटर 1 मीटर है। लेकिन इसका मास जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका मास डिफरेंट है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है 2 kg। ये 1 मीटर है लेकिन 4 kg है। ये 1 मीटर है लेकिन 4 kg है। यानी इसका मास हो गया 1 मीटर का 2 kg। इसका मास हो गया 1 मीटर का केजी। इसका मास हो गया 1 मीटर का 4 kg। इसका मास हो गया 1 मीटर का 4 kg। पूछा है कि ये बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखते हैं, बहुत धीमे धीमे शुरू करते हैं, जैसे जितना हम जानते हैं उसी के अनुसार शुरू करते हैं। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये रॉड्स यूनिफॉर्म रॉड्स है, ये गिवन है, यूनिफॉर्म है। इसलिए जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है वही क्या हो जाएगा, वही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट यहाँ है, ये सेंटर ऑफ मास इस रॉड का हो गया। इसका मिड पॉइंट यहाँ है, ये सेंटर ऑफ मास इस रॉड का हो गया। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगी, राइट, यहाँ पे लाई करेगा। तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरह से कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो पहले तो आपने इसको तोड़ा दो टुकड़े में। भाई, ये जो है टोटल 1 मीटर था और इसका सेंटर ऑफ मास ठीक आधे पे हुआ, तो 1/2 मीटर और 1/2 मीटर हो गया। ठीक बात है, ऐसे दो पार्ट में टूट गया। अब क्या हुआ, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां हो गया। ये दोनों मासेस इक्वल है, इसलिए सेंटर ऑफ मास ठीक बीचों बीच में होगा। तो ठीक बीचों बीच होगा तो फिर ये लेंथ टूटेगी। तो ये जो 1/2 मीटर था ये फिर से टूटा। कितना हो गया, 1/4 मीटर और 1/4 मीटर। यानी आप ये कह सकते हैं कोई भी एल शेप की बॉडी अगर मिलती है, कोई भी एल शेप की बॉडी मिलती है अगर, ठीक है, ऐसे एल शेप का कोई स्ट्रक्चर है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, हमेशा इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। ठीक है, और कहाँ पे, ठीक L/4 लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक बात है। कोई पूछे कि ये बताओ इसको, आ, अगर हम इस एल शेप को लटका दें, ऐसे ऐसे लटका दें, इस तरह से लटका दें यहाँ हिंज पॉइंट से, तो बताओ क्या ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे, यहाँ पे। क्या ऐसा हो सकता है जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसके उससे दूर कहीं सेंटर ऑफ मास हो? नहीं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे ही होता है सेंटर ऑफ मास, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर हम एल शेप के बॉडी को अगर हम ऐसे लटका देते हैं, ये ऐसा एल शेप का बॉडी है और ऐसा है, अगर हम इसको ऐसे हिंज कर देते हैं, पूछेगा ये बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर, इसका एंगल कितना होगा, ये हिंज पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास कंबाइंड बॉडी का हिंज करते समय कहाँ होता है, okay? ठीक नीचे होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कहेंगे कि ठीक है भाई, ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और हमने इसको ऐसे लटका दिया है एल शेप के रॉड को, सेंटर ऑफ मास ठीक इसके नीचे होगा, कहीं यहाँ होगा। कितना एंगल बना रहा होगा, ध्यान दो, ये देखो
ये दूरी L थी, ये भी L है, ये L/4 हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, और ये भी L/4 थी, तो ये 3L/4 हो गई, ये डिस्टेंस 3L/4 हो गई, और ये L/4 है तो ये भी क्या हो गई, L/4 हो गई। ये एंगल थीटा है, तो यहां से tan थीटा निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, tan थीटा निकाल लोगे परपेंडिकुलर बाई बेस, कितना L/4 कैंसिल हो जाएगा 1/3, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। इतने एंगल पे आप हिंज करेंगे इसको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 पे हिंज करेंगे, वो हो जाएगा। हिंज क्या करेंगे, वो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी भी रॉड, यूनिफॉर्म रॉड से एक एल शेप का बॉडी बनाऊं, ठीक है, और उसे मैं यहाँ पे हिंज कर दूं, तो ये कितना एंगल बनाएगा, मुझे पता है वर्टिकल से ये tan इनवर्स 1/3 इतना एंगल बनाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे होना चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा आसान सी बात है। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई भी एल शेप की बॉडी है, दोनों रॉड सेम लंबाई के हो, सेम मास के हो, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्रिकल लाइन पर होता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्रिकल लाइन पे होता है, ठीक है। और कहाँ होता है भाई, यहाँ पे होता है। अगर ये L था तो L/4 यहाँ और L/4 यहाँ होता है, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन भी मिल गया आपको कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कहाँ पे अगर लटका दें, फ्रीली हैंग कर दें, तो वो कितना एंगल वर्टिकल से बनाएगा, ठीक है। एक अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे और बन सकता है, मान लो मैंने एल शेप की बजाय यू शेप ले लिया, मैंने एल शेप की बजाय यू शेप ले लिया, एक यू शेप की बॉडी ले ली, कुछ ऐसा, और सारे रॉड्स इक्वल है, आइडेंटिकल है, ठीक है। पूछेगा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इट इज वेरी सिंपल, आप कहेंगे कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास हमेशा 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 सिमेट्रिकल लाइन पर होता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्रिकल लाइन पर होता है, यहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पे होगा, ठीक है। तो तुम देखो ध्यान से कि ये जो है ना, ये दोनों मासेस तो सेम है, ये और ये, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया। ये मास अगर m था तो ये भी मास m है, तो यहाँ कितना मास आ गया 2m, और ये मास m है। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, यहाँ से x दूरी पे होगा, यहाँ होगा C0, है ना। तो जो U शेप है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे C0 पे होगा। तो ध्यान दो, ये टोटल L था तो ये कितना हो गया L/2, तो इतना कितना हो गया L/2 माइनस x। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट 0 होता है, नेट मास मोमेंट, लेफ्ट मास मोमेंट इज इक्वल टू राइट मास मोमेंट होता है। तो इस C0 के अबाउट क्या लिखोगे, अबाउट C0 लिखोगे, ये मास इंटू ये डिस्टेंस 2m इंटू x इज इक्वल टू ये मास इंटू ये डिस्टेंस m इंटू L/2 माइनस x। m उड़ गया, x इधर आ गया, 3x L/2 आ गया, x जो है L/6 आ गया। यानी U शेप का जो स्ट्रक्चर है यहां से L/6 पे होगा, तो यहां से L/6 पे हुआ, ठीक है ना। तो यहां से कितने पे हुआ देखो ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने स्ट्रक्चर दिया ऐसा, हमने स्ट्रक्चर ले लिया ऐसा, भाई ये यू शेप स्ट्रक्चर है और सेंटर ऑफ मास जो है इसका यहाँ पे हुआ, इसका यहाँ पे हुआ, इन दोनों का सिमेट्रिकल लाइन पे यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास वो कहीं यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ से L/6 पे हुआ, L/6 पे, तो ये कितना था, तो ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल, ये L/6 है तो ये कितना हो गया बोलो, ये L/2 था, L/2 माइनस L/6 तो करोगे तो कितना आ जाएगा
3l/6 माइनस l/6 दैट इज 2l/6 दैट इज l/3। ये l/3 आ गया, ये l/3 था, टोटल l था ये कितना हो गया 2l/3 आ गया, और ये कितना था l/2 था, तो ये एंगल कितना आ गया थीटा, यहाँ से थीटा निकाल लोगे, tan थीटा कितना आ जाएगा बोलो, tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, l/2 डिवाइडेड बाई 2l/3, ठीक है, l कट गया, कितना आ गया 3/4, tan थीटा आ गया 3/4। अब सवाल ये है कि अगर तुम इसको यू शेप को हैंग करते हो, यू शेप को हैंग करते हो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा कहाँ होगा, इसके ठीक नीचे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, राइट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे होगा, राइट। तो क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा था, ये डिस्टेंस तुम अभी निकाले थे l माइनस l/3 2l/3, और ये डिस्टेंस तो l/3 थी ही, tan थीटा कितना आ गया 3/4। यानी सेंटर ऑफ मास के बड़े एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। क्या एप्लीकेशंस है कि भाई हम ये चीज जाने कि अगर कोई एल शेप की बॉडी है और उसका लेंथ और मास सेम है और रॉड यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल लाइन पे होगा, सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल लाइन पे होगा, कहीं यहाँ होगा, राइट। और दूसरी चीज कहाँ पे होगा, वो होगा यहाँ पे, कितनी दूरी पे, l/4 इधर और l/4। दूसरी बात, अगर हम यू शेप का स्ट्रक्चर ले लें, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सीधी सी बात है, इसका यहाँ था, इसका यहाँ था, इसका यहाँ था, इन दोनों का आपने यहाँ निकाला, इसका यहाँ निकाला करके यहाँ से l/6 था, यानी यहाँ से l/3 पे आ गया था और यहाँ से l/2 पे आ गया था। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, l/4 l/4, राइट, इसका लिखेंगे l/4 l/4, और इसके कोऑर्डिनेट कहाँ लिखेंगे, इसके लिखेंगे, ओरिजिन अगर ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो आप लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स l/2 l/2 ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इसको लटका देता हूं ऐसे, तो ये कितने एंगल पे जाएगा बोलिए, ये एंगल कितना होगा थीटा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये सेंटर ऑफ मास है, आप इस ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आई थी, ये डिस्टेंस l थी, l में से l/4 घटा दीजिए, 3l/4 हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी आ गई, l/4 हो गई। तो यहां से आपका tan थीटा आ गया कितना 1/। इसी तरह यहाँ पे आप इसको लटकाएंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके नीचे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे। ये डिस्टेंस कितना था आपका 2l/3, और ये डिस्टेंस कितना था l/2। tan थीटा कितना आ गया, यहाँ से tan थीटा आ गया 3/4। तो ये तो सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशंस हैं कि आप कहाँ पे सिस्टम को हिंज कीजिए कि वो उसका नेट सेंटर ऑफ मास कि वो इस इक्विलिब्रियम में बना रहे, राइट। ऐसा हुआ, ये एल शेप का सेंटर ऑफ मास है। खैर हम ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे एक रॉड है, दो रॉड्स है, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों जरा एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, ठीक है, ये दोनों एक जैसे। ये जो रॉड है, ये 1 मीटर 2 kg, ये 1 मीटर 2 kg, ये 1 मीटर 4 kg, ये 1 मीटर 4 kg, ऐसा है। तो इन दो एल को मिला के मैंने एक स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा 1 पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा 2 पे, ठीक ना भाई। ये भी एल शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये भी एल शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ऐसा होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, ये 1/4
1/4 होगी। इसी तरह ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 1/4 कॉमा 1/4 होगी। हमें पता है कि एल शेप का यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास 1/4 पर होता है। ठीक है, तो चलो अब हमें इन दोनों का सेंटर, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, इस C1 पे कितना मास रखा है, ये दोनों मास 2 kg और 2 kg हम यहाँ रखा हुआ मान सकते हैं 4 kg। और यहाँ कितना रखा है C2 पे बोलो, ये दोनों मास 4 kg और 4 kg हम यहाँ रखा मान सकते हैं, मतलब क्या 8 kg। चलिए तो हम सोचते हैं क्या हुआ, हुआ ऐसा कि हमने ये स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब क्या है कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, सिमेट्रिकल लाइन पर ही होगा, ये यहाँ पर होगा। लाइन पे होगा ऐसा, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। राइट, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये। और इसका सेंटर ऑफ मास C1 था, इसका सेंटर ऑफ मास C। यहाँ पे 8 kg रखा हुआ था, यहाँ पर 4 kg रखा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं ओ जो कि इस स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से तो कौन ज्यादा दूरी पर है, C1 कि C2? C1 ज्यादा दूरी पर है कि C2 ज्यादा दूरी पर, ये आपको बताना है, C1 कि C2। ये भारी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, और यहाँ से एक ले लीजिए। तो आपको बताना है कि C1 ज्यादा दूरी पे है कि C2 ज्यादा दूरी पे है। ऑब्वियसली सेम, क्योंकि क्या बोलिएगा, आप बोलेंगे कि भाई ये जो है ये तो 1/4 था, 1/4 था, 1/4 और 1/4 था। पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया 1/4√2, दैट इज इक्वल टू 1/2√2। राइट, तो ये तो 1/2√2 हो गया, इसी तरह ये भी 1/2√2 हो गया, और ये 1/4 था। अब ये डिस्टेंस, अब मान लो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास C0 यहाँ पे, C0 यहाँ पे, वो तुम्हें निकालना है कि C0 कहाँ पे है। राइट, ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो स्क्वायर में, स्क्वायर में ये डिस्टेंस अगर 1 है, ये 1 है, ये कितनी हुई √2 हो गई, ये टोटल, ये √2 का आधा हो गया 1/√2, ये √2 का आधा हो गया कितना 1/√2। तो ये 1/√2 हुई, टोटल 1 यहाँ से यहाँ तक 1/√2 हो गया। अब 1/√2 में से ये 1/2√2 घटा देते हैं, ये कितना था 1/2√2, और ये कितना था 1/√2। राइट, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/√2 इतना माइनस इतना, -1/2√2। राइट, तो ये हो जाएगा 2/2√2 -1/√2, दैट इज 1/2। तो ये डिस्टेंस हो गई 1/2√2। तो आपको सेंटर ऑफ मास यहां से निकालना, तो मान लीजिए ये दूरी x है, तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट 4 इंटू ये डिस्टेंस, 4 इंटू ये डिस्टेंस, 1/2√2 प्लस कितना x इज इक्वल टू ये मास इंटू ये भी 1/2√2 था माइनस x, ये 1/2√2 था ना, 1/2√2 8 इंटू 1/2√2 माइनस x, यहाँ से 4 दूना 8 कट गया, ये आ गया, ये आ गया -2x, 2 से मल्टीप्लाई होगा -2x, इधर आगे क्या होगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ 2 बचा, 2 से 2 कट गया, 1/√2 माइनस कितना 1/2√2, जिसकी वैल्यू 1/2√2 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/6√, ये x की वैल्यू आ गई, x आ गया 1/6√। तो आप ये बोलेंगे कि भाई हमारा सेंटर ऑफ मास वो कहीं यहाँ लाई करेगा इस स्ट्रक्चर का,
कुछ इस तरह का अगर संरचना है, कुछ इस तरह की अगर संरचना है ऐसी, और ये जो है, ये दोनों रॉड भारी थे, ये दोनों रॉड, ये भारी रॉड था, ये और ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा सिमेट्रिकल लाइन से, सिमेट्रिकल लाइन से ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर बनेगा यहाँ पे। सिमेट्रिकल लाइन से कितनी दूरी पे? अभी हम लोग निकालें यहाँ से 1/6√2 दूरी, यहाँ पर बना 1/6√2 मीटर दूरी पे बना। आप ध्यान दीजिए, ये एंगल 45 डिग्री है, ये अगर 1/6√2 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो ये इतना cos 45 करके क्या बोलिएगा, √2 से 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/6√2 cos 45 यानी कितना 1/√2, दैट इज 1/12, और 45 में तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी कितना हो गया 1/12। यानी आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा, यहाँ से 1/12 पे और 1/12 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर इसी में हमने थोड़ा सा एक झंझट पैदा कर दी, ठीक है, चलिए सेंटर ऑफ मास के अलावा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेते हैं। यहाँ तो हमको सेंटर ऑफ मास पता चल गया ना कि ये जो है ये 2 kg है, ये 1 मीटर kg, 1 मीटर 2 kg, 1 मीटर 4 kg, 1 मीटर 4 kg, ऐसा है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे भारी वाले के साइड सिमेट्रिकल लाइन पे, सेंटर से 1/6√2 डिस्टेंस पे। दूरियों के लिहाज से देखिए तो x में 1/12, y में भी 1/12, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अगर इसी प्रॉब्लम में हमसे पूछे चलो तुम एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, चलो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। ये 2 kg का है, ये 1 मीटर है, ये भी 2 kg है, 1 मीटर है, ये 4 kg है, 1 मीटर है, ये 4 kg है, 1 मीटर। कैसे करेंगे? पहले इसका निकालते हैं, इसके अबाउट, इसका निकालते हैं इसके अबाउट, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ कितना निकला उसका ml²/12, इसके अबाउट इतना निकला। यहाँ से इसकी दूरी हाफ है, ठीक है, तो प्लस शिफ्ट करो मास 2 इंटू कितना हाफ स्क्वायर ml², है ना, शिफ्ट हो गया। ऐसे ऐसे कितने हैं बताओ? ऐसे ऐसे 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, पहले इसका इसके अबाउट निकालते हैं, इसके अबाउट कितना होगा m इंटू L²/12 प्लस यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो m इंटू L²। ऐसे ऐसे कितने हैं बोलो? ऐसे ऐसे एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे ऐसे 2 हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल जाएगा। कैसे? ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2/12 और 2 कट जाएगा, 2/12 यानी 1/6, और ये हो गया 2 कट गया, तो प्लस कितना 1/2 इंटू कितना 2, इंटू 2 को छोड़ दो, अभी इसी को लिए रहो, प्लस ये 4×3 = 12, 1/3 प्लस 4/4 1, और लास्ट में इंटू 2 कर दो। देखो कितना आ रहा है, ये 1/6 और 1/3 कितना आएगा 2/6, 2/6 और 1/6 3/6 यानी 1/2, तो ये दोनों मिलके 1/2 हो गए, और ये 1/2 मिलके क्या हो गया 1 हो गया, और ये 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2 हो गया। 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 kg मीटर स्क्वायर, यानी इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 4 kg मीटर स्क्वायर होगा। ऐसा हो गया। तो इस प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करते हैं, क्या क्या हो सकता है ध्यान दो। अब यहाँ क्या क्या पूछ सकता है, पूछने को कम से कम इसमें 20 चीजें पूछ सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज फिलहाल लेकिन ये है कि ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक शेफ्ट है, ऐसा
एक शेफ्ट लगा दिया गया, सिंपल एक बिना मास के, तो यहाँ पे बिना मास के 2 रॉड ऐसे लगा दिए गए, ठीक है, ऐसे बिना मास के 2 रॉड लगा दिए गए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक शेफ्ट लगा दिया गया, एक हॉरिजॉन्टल शेफ्ट ऐसे लगा दिया गया, ठीक है। और आप ये समझिए कि ये भारी वाला हिस्सा, ये 4 kg 1 मीटर, ये 4 kg 1 मीटर यहाँ पे है, ये 2 kg 1 मीटर, ये 2 kg 1 मीटर। आपने देखा ये भारी वाले की तरफ इसका सेंटर ऑफ मास था, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, यहां शुरू हो जाएगा ग्रेविटी के अंदर मोशन, ठीक है। ये जो है ना जी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे था, आपको पता है कितनी दूरी पे, यहां से 1/12 पे, और यहां से भी 1/12 पे। यहां पे आपने सारा मास लटकाया हुआ था, कितना हुआ सारा मास, 2 kg 2 kg 4 kg 4 kg, 4 4 8 2 10 2 12 किलोग्राम आपने यहां से लटकाया हुआ था, 12 किलोग्राम। तो अब बताइए इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे हिंज कर दूं तो ये ऐसे रुका रहेगा क्या, नहीं, ये ग्रेविटी के कारण ये इधर रोटेट करेगा, ऐसे ही छोड़ दूं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहां मैंने एक बंदर को बैठा दिया है, एक बंदर यहां बैठा हुआ है, ठीक है। ये बंदर यहां से, ठीक है, यहां से, आदमी को भी मैं बंदर ही मानता हूं, ठीक है, तो यहां से कुछ y दूरी पे है। अब ये रुक गया, पूछा है ये y कितना हो, ये बंदर का मास भी मान लीजिए कि 12 किलोग्राम है, बंदर का मास भी 12 किलोग्राम है, 12 किलोग्राम का एक बंदर आपने उठा के यहाँ रख दिया, जो चुपचाप वहां पड़ा हुआ है, बहुत असंभव घटना है लेकिन पड़ा हुआ है। पूछा ये बंदर कितनी दूरी पे यहाँ पे रखे हैं कि ये सिस्टम बैलेंस कर जाए, वैसे तो ऐसे रोटेट करता, ऐसे रोटेट कर जाता ये, लेकिन बंदर जो है उसको बैलेंस कर लेगा। क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो ये टोटल वेट था कितना था, 12 किलोग्राम, ये भी कितना था, इसका वेट भी 12 किलोग्राम इसका वेट था, मास था, वेट हो गया 120 न्यूटन, ठीक है, दोनों और मासेस सेम है, 12 किलोग्राम 12 किलोग्राम। इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो मान लो ये दूरी तो 1/12 थी ही, 1/12, तो इस वाले वेट की दूरी 120 न्यूटन की दूरी 1/12 थी, तो आप क्या लिखिएगा, 120 इंटू 1/12, वैसे भी इक्वल डिस्टेंस पे तुम कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को करने की बीमारी होती है, 120 इंटू 1/12, ये वेट इंटू ये दूरी बराबर इसका वेट 120 इंटू ये डिस्टेंस, मास मोमेंट, ठीक है, मोमेंट उसका y कट, ये कट गया, तो y कितना हो गया 1/12, यानी बंदर कितनी दूरी पे रखा रहेगा, 1/12 मीटर पे रखा जाए तो ये स्क्वायर रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसी प्रॉब्लम में हम एक स्टेप और बढ़ते हैं, हम कई सारी चीजें जान गए हैं, हमको पता चल गया है कि कोई अगर स्क्वायर शेप है ऐसा जैसा हमारे प्रॉब्लम में है, अगर वो भारी है, 2 हिस्से भारी हैं, 2 हिस्से अगर वजनी है, 2 हिस्से वजनी है, तो हमें, अगर मैंने यहाँ पे हिंज किया है इसको, यहाँ पे इसको हिंज किया है, अगर यहाँ पे हिंज किया है इसको, कुछ मासलेस रॉड्स लगा के हिंज किया है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे हिंज कर दी जब कुछ है ही नहीं, तो आपने कोई मासलेस रॉड लगा दिया है, ठीक है, आपने कोई मासलेस रॉड लगा दिया है, ऐसे इसको स्पाइक्स लगा दिए, तीलियां लगा दी हैं, तीलियां लगा करके ऐसे आपने एक जो है एक्सिस लगा दी है, ठीक है, और जिसमें कि ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है, लाइक दिस, ऐसे। तो आपका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का कहाँ पे था, ये 12 किलोग्राम था, और यहाँ से इसकी दूरी 1/12 और 1/12 मीटर थी। बंदर यहाँ पे बैठा हुआ था, आपने बंदर को यहाँ बैठाया था, बंदर भी 12 ही किलोग्राम का था, और वो बंदर यहाँ से, बंदर भी 1/12 मीटर का था। अब बंदर तो बंदर है, बंदर जंप कर गया। अब जब बंदर जंप करेगा तो होगा क्या, बंदर जब जंप कर जाएगा तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी।
अब कहानी ये हुई कि बंदर भैया ये सो यहाँ से जंप कर गया, बंदर हवा में चला गया, बंदर कुछ यू वेलोसिटी से हवा में चला गया। बंदर का मास कैपिटल एम था, इस पूरे सिस्टम का मास स्मॉल एम था, इसके अबाउट हिंज था, इसने धक्का दिया, अपने पैरों से इसको धक्का दिया होगा, बंदर ऊपर गया और ये धक्का दिया तो ये ऐसे रोटेट हुआ होगा। ठीक है, पूछा है बंदर कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाए कि ये जो स्क्वायर प्लेट है ये सर्किल कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम ले लीजिए आप, बंदर को और इस स्क्वायर फ्रेम को। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है, तो जब आप इसके अबाउट लेंगे सेंटर ऑफ, इसके अबाउट इसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये कब लगता है? जब नेट टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट क्या होता है? अबाउट दैट पॉइंट जीरो होता है। नेट टॉर्क अगर जीरो होता है तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इस पॉइंट ओ के अबाउट आप ले रहे हैं। ठीक है, हिंज पॉइंट के अबाउट, तो यहां से ये दूरी कितनी है? y है। इसका लीनियर मोमेंटम कितना है? mu। कितनी दूरी पे है? y पे, तो क्या लिखिएगा? mu इंटू वाई, ये बराबर। ठीक है, बराबर। अब आपने तो इसको कैसा दिया? ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज गया। अब ये ओमेगा से घूमा तो ये एंटी क्लॉकवाइज गया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इस टोटल का I इंटू ओमेगा। ठीक है, यहां से हमारा रास्ता निकलेगा। मास हमें पता है बंदर का 12 कितना है, u, y कितना है 1/12, I अभी कैलकुलेट किए थे 4 आया था, ओमेगा आ गया। तो यहां से क्या आ गया? 12 12 कैंसिल हो गया, u आ गया 4 ओमेगा। ठीक है, u आ गया 4 ओमेगा। अब एक चीज और है इस प्रॉब्लम में कि इसको सर्किल कंप्लीट करना है, तो सर्कल कंप्लीट करना है, तो सर्कल कंप्लीट करना है कुछ इस तरह होगा थोड़ी देर बाद कि ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो इसका सेंटर ऑफ मास यहां हुआ करता था, यहां हुआ करता था, ये उठ के यहां से यहां चला आएगा, यहां चला आएगा। सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर गया, सर्कुलर मोशन कर गया, यहां से यहां आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? कितना चल पड़ा? आपको पता था ये कितनी थी? 1/12। ये भी कितना था? 1/12। ठीक है, वो यहां चला आया, यहां आ गया। यहां से ये डिस्टेंस कितनी थी? आप अभी निकाले थे, अभी निकाले थे। टोटल ये 1 था, ये 1 था, ये √2 था, ये 1/√2 था, उसमें से आपने 1/4√2 यानी 1/2√2 घटाया था आपने, तो ये 1/2√2 आया था। तो ये टोटल डिस्टेंस 1/2√2 हो गई, और ये 1/12 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई भाई, यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी, 1/12 माइनस 1/2√2, ये हो गई। ठीक है, इतनी हो गई। अब आपने इसको जो एनर्जी दी थी, इसको जो एनर्जी दी थी कितनी? ½ I ओमेगा स्क्वायर, ये ऊर्जा ही इसको टोटल उठाने में खर्च हो गई। तो टोटल एनर्जी इसमें उठाने में खर्चा हो गया। इसको उठाने में टोटल मास कितना था? 12 इंटू कितना? 1/12 माइनस कितना? 1/2√, ऐसा हो गया। और I कितना था? 4। यहां से कैलकुलेट करिएगा तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 हुआ, यहाँ 6 बचा, तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा आ गया हमारा 6 हुआ ना, 6 को भीतर लाए, 6 इंटू 1/12 माइनस 1/2√, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया। इस ओमेगा स्क्वायर को हम उठा करके इसमें रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। u आ जाएगा हमारा, u 4 ओमेगा है, तो हमारा u आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर आ गया 6 इंटू 1/12 माइनस 1/√2, ओमेगा स्क्वायर आ गया 6 इंटू 1/12 माइनस 1/2। ठीक है, और हमारा कितना आया था? u आया था 4 ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया हमारा? ओमेगा कितना आ गया?
ओमेगा आ गया हमारा रूट ऑफ इतना, तो u हमारा आया था 4 ओमेगा, 4 ओमेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो u आ जाएगा कितना, 4 तो इधर आ गया, रूट ऑफ 6 1/2 माइनस 3/√2, ये हमारा u आ जाएगा। तो इतनी वेलोसिटी से बंदर को जंप करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा एक सिस्टम बन गया कि रॉड से कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ मास भी यूज हो जाएगा, कितने पे हम हैंग करें, एल शेप को, यू शेप को कैसे कैसे हैंग करें, फिर एक बंदर बैठा दिया, वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, फिर जो है वो बंदर जंप कर जाता है। तो इस तरह से सोच सकते हैं आप। जस्ट मैंने एक प्रैक्टिस की आपके साथ कि प्रॉब्लम बनते कैसे हैं। तो इस प्रॉब्लम को बिना इस सोल्यूशन को देखे हुए फिर से एक बार करिए, बहुत कुछ सीखिएगा। थैंक यू आज के लिए।